आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 11वां, विद्रोही और राज। इसका ये थर्ड वीडियो है, तीसरा पार्ट है। और आप टेस्ट अगर देना चाहते हैं विभिन्न सब्जेक्टों का तो आपको हमारी एकलव्य ऑफिशियल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इसमें जब आप जाएंगे क्विज के अंदर, क्विज में आपको बहुत सारे सब्जेक्टों के टेस्ट मिलेंगे। आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी हम उसमें और भी कई सारे सब्जेक्ट का टेस्ट डालने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। देखिए इस हेडिंग का मतलब बहुत डीप है। आप बड़े आराम से समझेंगे कि जैसे ही अंग्रेजों का राज आया एक दुनिया खत्म हो गई। कौन सी दुनिया खत्म हो गई इसको हम समझेंगे थोड़ा सा आगे चल के। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताने वाला, ध्यान से समझिए। क्या हुआ कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था अवध के जो शासक थे उनके साथ क्या हुआ था। वहाँ की जनता जो थी कितनी दुखी थी। और जो दरबारी जो भी रहते थे, दरबारी इतिहासकार या जो भी संस्कृति थी वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ये सब खत्म कर दिया था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश था, गुस्सा था। तो यही कह रहे हैं कि एक दुनिया का खात्मा। देखिए समझते हैं इसको। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने, यानी अलग अलग तरह के दुख दर्द तकलीफों ने राजकुमारों, तालुकदारों और किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। एक दूसरे से ये जुड़े क्यों? क्योंकि ये सभी सताए हुए थे। राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाही सब अंग्रेजों से बिल्कुल त्रस्त थे। इसीलिए ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जब विद्रोह हुआ था उसके बाद इनके दुख तकलीफों ने एक दूसरे से जोड़ दिया। ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देख रहे थे। ये देख रहे थे कि जैसे ही अंग्रेजों का राज आया है, हमारी जो उससे पहले की दुनिया होती थी वो पूरी तबाह हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। और अब हम पूरी तरीके से गुलाम हैं और परिस्थितियां जो हैं वो दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। अब इन्हें गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब की गद्दी नहीं छीनी थी। यहां पे इस पॉइंट को ध्यान रखो। जब अवध का अधिग्रहण किया गया था तो उसका नुकसान केवल नवाब को नहीं था, बल्कि इसका नुकसान वहां के लोगों को भी था और वहां के तालुकदारों को भी था। ठीक है, इस इलाके के जो तालुकदार थे इनको भी लाचार कर दिया। तालुकदार जो थे ये एक समय में ताकतवर होते थे। इनके पास अपनी जागीरें होती थी, इनके पास अपने किले होते थे और इनके पास अपनी सैन्य टुकड़ियां भी होती थी। ठीक है, सैन्य अपनी सेना समझ लो, सैन्य टुकड़ियां भी इनके पास होती थी। तो तालुकदारों की जागीर और इनके किले जो थे वो अंग्रेजों के आने के बाद बिखर चुके थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। इनका एक रुतबा होता था, ताकतवर लोग होते थे, अपने किले होते थे इनके पास। ठीक है, अगर ये तालुकदार नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें तो कुछ टैक्स देकर, थोड़ा सा राजस्व देकर काफी स्वायत्ता मिल जाती थी इन्हें। नवाब कि अगर ये अधीनता स्वीकार कर लें या फिर उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लें तो ये सुखी रह सकते थे अगर टैक्स देते रहें तो। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनकी जो तालुकदारी थी, इनकी जो किले या फिर इनकी सेना थी, ये भी मतलब एक तरह से भंग कर दी गई। क्योंकि जब सहायक संधि, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सहायक संधि में लागू हुई थी, तो उसके बाद सहायक संधि के तहत किस तरीके से अंग्रेजों ने जो नवाब होते थे, नवाब की सेना को खत्म कर दिया था और उसकी जगह अपनी सेना तैनात कर दी थी। लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब ऐसे में जब अंग्रेज नवाब की सेना को खत्म कर चुके हैं तो क्या वो तालुकदार की ये जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, इनको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप समझ जाइए इनके साथ क्या क्या हुआ। तो देखिए, कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। अब आप सोचो 12,000, यानी कि तालुकदार कितने ताकतवर रहे होंगे। जो छोटे तालुकदार होते थे उनके पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी, ये भी कम नहीं है। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के तुरंत बाद तालुकदारों की सेनाओं को भी बंद कर दिया गया, या फिर यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा जाएगा भंग कर दिया। यानी कि तालुकदारों की सेनाओं को भी क्या कर दिया इन्होंने? भंग कर दिया था। इनके जो दुर्ग थे, इनके जो किले वगैरह थे वो भी इन्होंने खराब कर दिए, ध्वस्त कर दिए, तोड़ फोड़ दिए इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश भू राजस्व, इनके ये जो टैक्स लिया करते थे, ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का ये मानना था कि तालुकदारों को हटाएंगे और जो जमीन के असली मालिक हैं और उनके हाथ में जमीन सौंप देंगे। देखिए इनका कहना क्या था, आप जरा थोड़ा सा समझो इस चीज को। अंग्रेज ये कहते थे कि ये जो तालुकदार हैं,
तालुकदार जो हैं इनके पास खुद की जमीन नहीं थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दूसरों की जमीन को कब्जा कर लिया। यानी कि ये ताकतवर थे, अपने ताकत के दम पे इन्होंने ताकत के दम पे क्या करा, दूसरों की जमीनों को कब्जा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन जमीनों को इन तालुकदारों से छीनेंगे और जो जमीन के असली मालिक थे उनको दे देंगे। अब उनको दे देंगे तो क्या फायदा होगा, अंग्रेजों को क्या फायदा होगा, आप सोचो, इनसे जमीन ले ली और किसी दूसरे को दे दी तो इसमें अंग्रेज को क्या फायदा, समझिए। इससे अंग्रेज कह रहे हैं कि इससे किसानों का शोषण में भी कमी आएगी और राजस्व जो टैक्स वगैरह है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो देखिए टैक्स में इजाफा होगा, ये तो इनका फायदा है अंग्रेजों का, पर किसानों के शोषण की टेंशन अंग्रेजों को क्यों है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों को खूब अंग्रेज किसानों का खूब शोषण करते हैं। तो अब आप समझिए यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी कि टैक्स जो था, टैक्स तो बढ़ गया, टैक्स वसूली के लिए टैक्स बढ़ा दिया, पर किसानों के शोषण में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भू राजस्व यानी जो टैक्स था वो बढ़ गया, लेकिन किसानों का जो किसानों के शोषण में, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, किसानों के शोषण में कोई भी कमी नहीं आई, आप ये समझ लीजिए। तो आप समझिए क्या था कि अंग्रेजों ने क्या करा, तालुकदारों से तो जमीन छीन ली पर उसको नहीं दी आखिर जिसको देनी चाहिए थी, और ये कह दिया कि हम उनको दे देंगे जमीन, किसानों को दे देंगे, इसको दे देंगे, उससे उनका लाभ हो जाएगा और शोषण नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें कर दी। पर सच्चाई में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा लिया। पैसा इनको चाहिए था, पैसा जो भी था, टैक्स जो था, कलेक्शन जो था वो बढ़ाया, पर लोगों को फायदा नहीं हुआ इसका। ठीक है, अधिकारी समझ गए थे कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया, यानी जो अवध के जो इलाके हैं वहां पे जो टैक्स वगैरह जो भी मूल्य रखा होगा काफी बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। कुछ स्थानों पर तो राजस्व जो टैक्स होता था उसकी मांग जो थी वो 30 से 70% तक इजाफा था। यानी अब आप सोचो, जो टैक्स है 1% 2% बढ़ जाए तो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, यहां तो 30 से लेके 70% तक टैक्स बढ़ाया हुआ है, तो समझिए क्या हाल हुआ होगा। तो इससे ना तो तालुकदार को कोई खुशी थी, कोई फायदा था इन सब चीजों से, ना ही किसानों को कोई फायदा हो रहा था। सारा फायदा हो रहा था तो किसको हो रहा था, केवल और केवल अंग्रेजों को ही फायदा हो रहा था। अंग्रेज जो थे वो शोषण कर रहे थे किसानों का भी, अंग्रेज जो थे वो शोषण कर रहे थे तालुकदारों का भी, और अंग्रेजों ने शोषण किया नवाब का भी, क्योंकि नवाब को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये सारी की सारी कहानी हुई यहाँ पे। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आपको पूरा कंटिन्यू समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या हुआ कि तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा ये हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो भंग हो गई। अब कैसे भंग हो गई इसे समझिए। क्या था कि जब अंग्रेज नहीं थे तो ये जो अंग्रेजों से पहले ये जो तालुकदार होते थे ये काफी मतलब ताकतवर होते थे, मैंने आपको बताया है। लेकिन ये ताकतवर तो होते थे पर ये तालुकदार किसानों को शोषण भी करते थे। अब आप ये मत सोचना कि सारे तालुकदार अच्छे होते थे और ये भी मत सोचना कि सारे तालुकदार बुरे होते थे। अंग्रेजों से पहले भी किसानों का शोषण होता था और ये जो तालुकदार थे यही शोषण करते थे, लेकिन फिर भी किसानों को तालुकदार पसंद थे अंग्रेजों के मुकाबले। अब आप ये सोचोगे कि भाई किसानों का शोषण तालुकदार भी कर रहे हैं और किसानों का शोषण जो है वो अंग्रेज भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर तालुकदार क्यों, इनको रियायत क्यों दे रहे हैं भाई किसान। तो इसके पीछे कारण है, इस कारण को समझना है आपको। देखिए तालुकदार जो थे वो किसानों को परेशान कर सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी किसान को जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पे तालुकदार जो थे वो किसानों को पैसा देकर उनकी मदद भी करते थे, उनको कर्ज भी देते थे। यानी कि एक तरह से शोषण किया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मदद कर दी, ये भी है। ठीक है, तो शोषण होता था और मदद भी करते थे, बुरे वक्त में उनकी मदद करते थे। और अब अंग्रेजों के राज में किसानों से मनमाना राजस्व वसूला जा रहा था। ठीक है, यानी कि तालुकदार जो थे शोषण करते थे पर बुरे वक्त में इनकी मदद भी करते थे। लेकिन जब इनका राज खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज आया, इसके बाद तो आप ये समझ लो अंग्रेजों ने किसानों से मनमाना टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज कोई भी रियायत नहीं बरत रहे बिल्कुल भी, इनके साथ हमेशा मतलब गलत ही हो रहा है किसानों के साथ, जिसमें किसान जो थे ज्यादा बढ़े हुए टैक्स के कारण बुरी तरह से पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर बुरा वक्त आ गया या कोई फसल खराब हो गई या किसी किसान के कोई किसान दिवालिया हो गया, गरीब हो गया, तो अंग्रेजी सरकार उसे कोई रियायत बरती जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। या किसी प्रकार की कोई सहायता अंग्रेज उनको करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। कोई त्यौहार आ जाए, कोई तीज त्यौहार आ जाए, उसमें कोई कर्ज की जरूरत पड़ जाए, मान लो किसान को किसी सहायता की जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसे में क्या अंग्रेज मदद करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जो पहले तालुकदार होते थे उनसे उनको मदद मिल जाती थी। इसीलिए अंग्रेजों के मुकाबले किसान जो थे वो तालुकदार को ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि तालुकदार बुरे भी थे, गलत व्यवहार भी करते थे,
उनके साथ, पर उनकी कहीं ना कहीं सहायता भी कर देते थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अवध में किसानों और तालुकदारों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो गुस्सा था वो 1857 के विद्रोह में देखने को मिला, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह अवध की तरफ फैला तो अवध के लोग जो थे वो पहले से भरे हुए थे। भरे होने का मतलब है कि गुस्से से भरे हुए थे बिल्कुल, और जब उनको मतलब मौका मिला तो सबसे ज्यादा गुस्सा अवध में देखने को मिला। तो अवध के तालुकदारों ने 1857 की लड़ाई की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और यह नवाब की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, उनके खेमे में जाके शामिल हो गए। ठीक है, कि कुल मिला के मतलब इनने ये कसम खा ली कि अब अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये ऐसा चल रहा था 1857 के विद्रोह में। फौज में दशकों से, अब देखो फौजियों के साथ भी बहुत, मतलब जो सिपाही थे उनके साथ भी बहुत गलत था। देखिए, फौज में दशकों से सिपाहियों को कम वेतन और छुट्टी नहीं मिलती थी। यानी कि देखो, सिपाही जो थे बेचारे काम करते थे और उनको जो वेतन था वो काफी कम मिलता था, यानी जो उनको सैलरी मिलती थी वो काफी कम मिलती थी, और उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी। ठीक है, ऐसा था। और 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1857 के आसपास इन अंग्रेजों और जो भारतीय सिपाही थे इनके बीच में रिश्ते बिल्कुल बदल चुके थे। और पहले कैसा होता था ये समझिए, कि हमेशा से अंग्रेज अफसर और जो भारतीय सिपाही हैं, सिपाही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भारतीय सिपाहियों को, ठीक है, सिपाही का मतलब भारतीय सिपाही, और अफसर का मतलब है यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, समझिए, पहले जो अफसर होते थे या फिर अंग्रेज सिपाही होते थे या उनके और भारतीय सिपाहियों के जो रिलेशन होते थे वो इतने बुरे नहीं थे। देखिए समझिए थोड़ा सा, 1830 के दशक में अंग्रेज अफसर जो थे वो सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। यानी कहीं ना कहीं सिपाही और अंग्रेज अफसरों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती थी। ठीक है, 1830 के दशक में। फिर यही दोस्ती 1830 से लेकर 30 के बाद 1857 में दुश्मनी में कैसे बदल गई। जब ये दोस्त थे 1830 में, तो 1857 में दुश्मन कैसे हो गए। ये पॉइंट आपको यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलना। देखिए क्या क्या कहानी हुई समझिए। 1830 के दशक में अच्छे रिलेशन थे, उनके साथ खेलते कूदते मौज मस्ती जो भी होता होगा वो था, सब कुछ सही था। उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे और उनके साथ तलवारबाजी करते थे। अब ये मल्ल युद्ध क्या होता है, आपको ये मल्ल युद्ध भी समझना है। देखिए ये क्या होता है इसमें, ये एक तरह से आप जैसे आपने कुश्ती देखा होगा, कुश्ती का प्राचीन रूप समझ लो आप मल्ल युद्ध के रूप में। ठीक है, प्राचीन रूप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें हानि पहुंचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि एक खेल की तरह आप समझ लीजिए, एक प्रतियोगिता की तरह। नुकसान पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता इसका। तो ये जो अंग्रेज अफसर और जो भारतीय सिपाही थे इनके बीच में कुश्ती समझ लीजिए ये होती थी, तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पे भी जाते थे। यानी जो रिलेशन है एक तरह से दोस्ताना है। उनमें बहुत सारे हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे। यानी कई अंग्रेज ऐसे थे जो हिंदुस्तानी बोल लेते थे, हिंदी बोल लेते थे, और यहाँ के जो रीति रिवाज है भारत की, यहाँ की जो संस्कृति है उससे भी अंग्रेज वाकिफ थे। लेकिन 1840, अब यहां पे समझिए 1830 के दशक में रिलेशन जो थे वो अच्छे, आप कह सकते हो ठीक रिलेशन थे अफसर और सिपाही के बीच में। लेकिन ठीक 10 साल के बाद 1840 के दशक की बात करें तो ये स्थिति जो थी बदलने लगी थी। अब अंग्रेजों के अंदर एक भावना आ गई जिसको कहा जाता है श्रेष्ठता की भावना। यानी अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और जो इंडियन थे, जो भारतीय सिपाही जो थे उनको कम स्तर का मानने लगे। यानी आप ये समझ लो एक तरह से अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहे हैं और दूसरों को बेवकूफ मान रहे हैं, ऐसा कुछ होने लगा। ठीक है, और उनकी भावनाओं यानी भारतीयों की भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे अंग्रेज। गाली गलौज करते थे, शारीरिक हिंसा, मारना पीटना सामान्य बात बन चुकी थी बिल्कुल। आपने देखा होगा जैसे झांसी की रानी सीरियल आता था, तो आपने उसमें भी देखा होगा, तो आप देखते हो कि अंग्रेजों का जो व्यवहार होता था वो कैसा होता था, गाली गलौज करते थे और इस तरीके से। तो ये सब हो जाता था। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला जो था वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था 1840 के दशक तक। भरोसा पहले होता था, कभी ऐसा था कि भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों पे भरोसा करते थे, लेकिन अब भरोसे की जगह संदेह ने ले ली थी। यानी अब भरोसा नहीं था, अब क्या था, केवल और केवल संदेह था। उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच में गहरे संबंध थे। अब ये समझिए कैसे, क्योंकि जो सिपाही होते थे, अब सिपाही जो होते थे वो भारतीय थे। ठीक है, भारतीय थे, भारत के थे,
और ये जो सिपाही होते थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से होते हैं, किसी ना किसी परिवार से होते हैं। तो इसीलिए सिपाही जो होते थे उनका ग्रामीण जगत से यानी गांव वालों के साथ बहुत गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी की सिपाहियों में बहुत सारे जो थे वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से ही भर्ती होते थे। यानी बंगाल की आर्मी में जो भी सिपाही है तो उसमें बहुत सारे सिपाही आपको मिलेंगे, या तो वो अवध के होंगे या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश से भर्ती होते थे। तो इसीलिए इनके जो गांव के ही होते थे तो गांव वालों से इनके रिलेशन जो थे वो अच्छे थे। इनमें बहुत सारे जो थे वो ब्राह्मण ऊंची जाति के भी थे, यानी बहुत सारे सिपाही जो थे ब्राह्मण वो ऊंची जाति के थे। अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आर्मी थी बंगाल की आर्मी, यहाँ पे बहुत सारे जो सिपाही थे वो कहीं ना कहीं अवध से थे। सिपाहियों के साथ, ठीक है, सिपाहियों के साथ हो रहा था सिपाहियों के साथ जो हो रहा था दुर्व्यवहार का असर वो गांव में भी दिखने को मिल रहा था। यानी सिपाहियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसका असर गांव में भी दिखने लगा था। अब सिपाही जो थे अपने अफसरों की बात नहीं मानते थे बल्कि अवज्ञा करते थे, यानी उनकी बातों को उल्लंघन करते थे। उनके खिलाफ, अपने अफसरों के खिलाफ हथियार उठाने लगे थे। ऐसे में गांव वाले भी जो थे वो भी उनका समर्थन करते थे। तो आप समझ रहे हो कि मतलब कुल मिला के माहौल जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ होता जा रहा है और जो भारतीय हैं वो सभी एक होते जा रहे हैं। चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो गांव वाले हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो तालुकदार हो, चाहे वो पुराने नवाब हो, चाहे वो आम इंसान हो, सभी मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। अब देखिए विद्रोही क्या चाहते थे। विद्रोही जो थे, जो विद्रोह में शामिल हो गए थे, वो क्या चाहते थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विद्रोही जो चाहते थे वो क्लियर नहीं लग पाया है सही तरीके से। ठीक है, क्यों नहीं पता लग पाया मैं आपको बताता हूं विस्तार से, आप समझिए। देखिए अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश मानते थे। अंग्रेजों को लगता था कि जो विद्रोही हैं ये बहुत बेकार है, एहसान फरामोश है, बर्बर लोगों का झुंड मानते थे, यानी बर्बर, असभ्य मानते थे इनको। कुछ विद्रोहियों को इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बातें दर्ज करी। बहुत कुछ विद्रोहियों को, ठीक है, बहुत कम विद्रोहियों को। ज्यादातर जो विद्रोही सिपाही या फिर जो आम लोग थे विद्रोही, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ज्यादा जानकारी लिख नहीं पाए। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जो घोषणाएं होती थी वहीं से विचार जाते थे। यानी कि लिख कर नहीं बातें हो पाती थी उतनी, तो वो क्या करते थे, घोषणाएं कर देते थे, ऐसा ऐसा ये करना है वो करना है, जो भी प्लानिंग थी उनकी, और इश्तहार लगा देते थे कई जगह पे। ठीक है, तो जिससे उन विद्रोहियों की घोषणा जो थी वो फैल जाए चारों तरफ। ठीक है, इनके आधार पर विद्रोहियों के नजरियों को समझ सके। सन 1857 के विद्रोह में जो भी हुआ इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ना, वो ज्यादातर जो जानकारी मिली है वो अंग्रेजों के दस्तावेजों से मिली है। यानी कि अंग्रेजों के दस्तावेजों से मिली है, तो कहीं ना कहीं इन दस्तावेजों में अंग्रेजों की सोच है। अंग्रेजों की सोच क्या थी वो हमें पता लग जाती है, लेकिन जो विद्रोही चाहते थे वो क्लियर नहीं पता लग पाता। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हेडिंग थी, मैंने आपको बताया था कि विद्रोही क्या चाहते थे, ये क्लियर नहीं पता लग पाया, और जो जानकारी मिली है वो अंग्रेजों के दस्तावेजों से मिली है। अब अंग्रेजों के दस्तावेज जो है उसमें अंग्रेजों की सोच है, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखे, तो अब हम ये नहीं समझ पाए कि विद्रोही पूरे तरीके से क्या चाहते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, एकता की कल्पना। एकता की कल्पना, ये हेडिंग है आपकी बुक में, इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा जारी की गई घोषणा में, जो भी घोषणा जारी की गई थी उसमें जाति और धर्म का भेदभाव समाप्त करते हुए सभी तबकों को एक साथ आने को कहा। क्योंकि ये जो विद्रोही थे वो इस चीज को समझ चुके थे कि अगर हम आपस में अलग हुए, मान लो हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए, जाति को लेकर अलग हो जाए, धर्म को लेकर अलग हो जाए, अगर हम अलग अलग हो जाते हैं तो हमारी संख्या बल कम हो जाएगी। अगर हम आपस में भेदभाव करते हैं तो हम लड़ाई को हार जाएंगे। तो फायदा किसमें था कि सभी जाति का भेदभाव भूल जाएं, धर्म का भेदभाव भूल जाएं और सब मिलकर क्या हो जाएं, एक साथ आ जाएं। तो जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त करते हुए एक साथ सभी तबकों को आने को कहा जाता था। ठीक है, बहुत सारी घोषणाएं ऐसी थी जो मुस्लिम राजकुमार या फिर मुस्लिम नवाबों ने की, और वो जो घोषणा की जाती थी इन मुस्लिमों के द्वारा, इसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था, और इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिससे मतलब हिंदू और मुसलमानों दोनों का फायदा या नुकसान बराबर था। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इसका फायदा केवल मुसलमान को मिल जाएगा या केवल हिंदू को मिल जाएगा, अगर फायदा होगा तो दोनों को मिलेगा, नुकसान होगा दोनों को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा था। इश्तिहार जो थे उसमें अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था। यानी ये बताया जाता था कि अंग्रेजों के आने से पहले
हिंदू मुस्लिम का जो अतीत था वो ठीक था, ऐसा बताया जा रहा है। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। यानी अंग्रेज जो थे वो फूट डालना चाह रहे थे कि इन्हें पता था हिंदू मुस्लिमों को अगर अलग कर देते हैं तो ऐसे में अगर भड़का देते हैं तो पैसा लगा के चाहे जैसे भी हो तो क्या होगा कि ये कमजोर पड़ जाएंगे और फिर इनको काबू कर पाना आसान हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन इन्होंने जो ये 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन फिर भी इनकी जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही। तो यहाँ पे आप देखो एकता की बात चल रही थी कि सभी जाति धर्म के भेदभाव को भूल जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ आ जाओ, सभी विद्रोहियों को ये कहा जा रहा था। अब देखिए उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज्य से संबंधित हर एक चीज को पूरी तरह से खारिज किया, क्योंकि विद्रोही जो थे वो अंग्रेजों को पसंद नहीं कर रहे थे और उनसे रिलेटेड जो चीजें थी उनको नष्ट कर रहे थे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। देसी रियासतों पे जो अंग्रेजों ने कब्जा किया था इसकी विद्रोहियों ने बहुत निंदा की। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि अंग्रेजों ने जो भू राजस्व व्यवस्था यानी ये जो टैक्स, जो खूब सारा टैक्स लगा दिया है, इससे छोटे बड़े जो भूस्वामी हैं, जो टैक्स से लोग परेशान हैं, और इसके अलावा छोटे बड़े जो भूस्वामी हैं उनको जमीन से बेदखल करके उनकी जमीन को हड़प लिया अंग्रेजों ने। और विदेशी व्यापार ने दस्तकार और बुनकर जो होते थे, जो हमारे बुनकर लोग होते थे, कपड़े वगैरह बुनते थे, ठीक है, इन सब के बिजनेस को तबाह कर दिया अंग्रेजों के व्यापार ने। जो विदेशी व्यापार होने लगा, ये जो आम लोग थे, ये जो मतलब स्थानीय लोग थे, इनका जो काम था, काम धंधा जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिरंगियों ने भारतीयों की जीवन शैली को भी नष्ट कर दिया। भारतीयों की जो जीवन शैली थी, जो इनका कल्चर था, स्टाइल था रहने का, वो सब कुछ खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। एजुकेशन अपनी ला दी और अपने नियम कायदे कानून बना दिए, तो उसके अनुसार अब रहना पड़ता था। विद्रोही जो थे अपनी उसी दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। उसी दुनिया को मतलब जो अंग्रेजों के आने से पहले रही होगी, उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि वैसी दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही घोषणाओं में इस बात का डर दिखता था कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। ये ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि अंग्रेज जो हैं वो सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, यानी वो इनको क्रिश्चियन बना देंगे। और इसी डर के कारण लोग जो थे वो अफवाहों पे भरोसा भी कर लेते थे। तो ठीक है, ये थी पूरी कहानी की क्यों मतलब लोग अफवाहों पे भरोसा कर रहे हैं। लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और मिलकर अपने रोजगार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ें। कई दफा तो विद्रोहियों ने शहर के जो सम्राट लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनको भी बेइज्जत किया। और गांव के जो सूदखोर लोग होते थे, जो मतलब ब्याज पे पैसा वगैरह देते थे, उनके बही खाते जला दिए, ठीक है, उनके घर तोड़ दिए। अब आप सोचोगे कि लोग जो थे वो अंग्रेजों से गुस्से में थे, अंग्रेजों के से गुस्से होने का कारण था, लेकिन सूदखोरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो सूदखोर थे ये अंग्रेजों के चमचे की तरह काम करते थे। और दूसरा क्या था, ये जो सूदखोर थे ये कहीं ना कहीं उत्पीड़क थे, यानी शोषण करते थे लोगों का। तो इससे ये पता चलता है कि जो विद्रोही जो थे वो उत्पीड़न के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने सूदखोरों को भी नहीं छोड़ा, सम्राट लोगों को भी नहीं छोड़ा, और अंग्रेजों से जुड़े किसी को नहीं छोड़ा। ये भी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो था पार्ट 3 वो खत्म हो जाता है। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, हमने टेस्ट का पूरा शेड्यूल बता दिया है कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, और आप उसके अनुसार टेस्ट जरूर दिया करें, जिससे कि आपको आपका स्कोर पता लग जाएगा कि आप 10 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। अगर आप 10 में से 10 या 10 में से 9 मार्क्स ला रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छी कैटेगरी में समझिए, लेकिन अगर आप 8 या 7 या 6 नंबर पे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।